मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें अगर हम नॉइज और नैरेटिव को छोड़ दें तो सिग्नल क्या निकल करके आते हैं। सबसे बड़ा सिग्नल है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार कम और वोटर विस्तार योजना ज्यादा है, क्योंकि इसमें बीजेपी ने कोशिश की है कि अपने आप को ये किस तरीके से ऑल इनकम्पासिंग बैकवर्ड पार्टी बताए और जो ब्राह्मणवादी या एक अपर कास्ट इमेज बनी हुई है उसको कैसे तोड़े। तो उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है, ये पहली बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गठजोड़ धर्म की बड़े दिनों के बाद याद आई है। पिछले दिनों जो सर्वशक्तिमान पार्टी हो गई थी और एलाइज को ठीक से ट्रीट नहीं करती थी, तो एलाइज का ट्रीटमेंट यहां अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। और इसमें तीसरा बड़ा मैसेज यह है कि नीतीश कुमार ताकतवर बनकर निकले हैं और एक प्रकार से उन्होंने चिराग प्लान का बदला ले लिया है। पशुपति पारस को भी वो मंत्री बनाने में कामयाब हो गए हैं, वो भी कैबिनेट लेवल पे। तो गठजोड़ धर्म निभाने की याद बीजेपी को आई, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस तरीके से जो आने वाले चुनाव हैं उनमें माइक्रो टारगेटिंग की जाए लोगों के का वोट लेने के लिए, उसका ब्यौरा हम आपको डिटेल बाद में बताएंगे। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जो पार्टी में नवागंतुक हैं, जो नए इंपोर्टेड नेता हैं, उनको मंत्री बना करके ये भी सिग्नल है कि सभी पार्टियों के सभी लोग हमारे यहाँ वेलकम हैं। ये विस्तार जब हुआ है तब ये सरकार लगातार इल्जाम झेल रही है कि कोविड का इसने मिसमैनेजमेंट किया है। तो जो मेडिकल साइंस का फेल्योर है उसमें तो एक तरीके से ये फेल हुए हैं, इस पर आप डिबेट अभी भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में A+ लाने के पूरे इंतजाम किए गए हैं इस विस्तार में। देखिए, खास बात यह है कि कुछ लोगों को नॉन परफॉर्मेंस की बात कह करके, सरकार कभी कुछ कहती तो है नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए एनालिसिस के लिए स्पेस छोड़ देती है कि हर्षवर्धन को, रविशंकर प्रसाद को, जावड़ेकर को, ऐसे मंत्रियों को, रमेश पोखरियाल निशंक को क्यों हटाया जा रहा है। तो जाहिर है कि सोर्स बेस्ड ब्रीफिंग में कहा जाता है कि इनके परफॉर्मेंस को लेकर के इशू था। सबसे हाईलाइट है इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन को क्या स्केपगोट बनाया गया है। क्या ये सरकार किसी एक मंत्री के ऊपर ये इल्जाम लगा करके या ये तोहमत लगा करके कि कोविड मैनेजमेंट इन्होंने अच्छा नहीं किया, इससे निर्दोष हो पाएगी, बरी हो पाएगी? हमको इसमें बहुत बड़ा शक है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ ट्विटर और दूसरी बिग टेक कंपनियों से जो वॉर चल रहा है उसमें हो सकता है कि एक सिग्नल बिग टेक कंपनियों को भी देने की कोशिश है कि देखिए, रविशंकर प्रसाद से आपका बड़ा क्लेश था, हमने उनको हटा दिया, यहाँ एक रीजनेबल मंत्री ले आते हैं। किसको क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, उसके हिसाब से हम इंडिविजुअल की ताकत का अनुमान लगाएंगे, वो एक अलग विषय है जिसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता हूं। मेरा मूल विषय ये है कि इस विस्तार से सरकार की क्या चिंताएं और क्या कंसर्न सामने आ रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि बैकवर्ड पार्टी दिखाने की कोशिश, तो यूपी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2022 में विधानसभा का चुनाव है, वहां पर आप देखें तो कोरी, लोधी, कुर्मी, दलित, एक ब्राह्मण, ओबीसी, इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरा अहम राज्य है महाराष्ट्र, 48 लोकसभा सीटें हैं यहां पर। तो नारायण राणे जो कई पार्टियां घूमने के बाद बीजेपी में पहुंच के कोल्ड स्टोरेज में थे, उनको निकाला गया। एनसीपी से कपिल पाटिल आए थे, उनको लिया गया। और इस प्रकार से ये मैसेज देने की कोशिश हुई है। और एक इनके बीजेपी के ही हैं अपने कराड़ साहब, उनको लिया गया। ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम किस तरीके से ऑल इनकम्पासिंग पार्टी बनना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, इसलिए अहमियत घटी नहीं है, बढ़ी है। और वो यूं बढ़ी है कि अब लोकसभा की 42 सीटें हैं, वहां सीटों को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि अगर कहीं और नुकसान होगा तो हम भरपाई कहां से करेंगे। इसीलिए वहां पर भी जो बैकवर्ड और दलित वोट फैक्टर है उसको ध्यान में रख करके बाबुल सुप्रियो और देबोश्री चौधरी जैसे लोगों को हटा करके उनको लाया गया है, जिनके बारे में बीजेपी का ये मानना है कि ये इनका नाम भी ठीक है, काम भी ठीक है। नाम इस सेंस में कि ये एक वोटर कम्युनिटी में वोट ला पाएंगे, ये कोशिश इसके पीछे दिखती है। इसी तरीके से कर्नाटक और गुजरात में भी चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग जरूरी है। तो धर्म, जाति, इलाका, इन तीनों के मैट्रिक पे देखा गया है कि कौन वोट कैचर हो सकता है। उन नामों को, उन उपनामों को यहां पर सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाए। लेकिन जैसे आरबीआई की जब पॉलिसी आती है तो हम कहते हैं कि आरबीआई ने एकोमोडेटिव स्टांस दिखाया है। तो इसका दो उदाहरण है। एक तो हमने बताया एलाइज के बारे में कि कितने एकोमोडेटिव हो गए हैं ये लोग, जाहिर है कि मजबूरी के कारण हुए हैं,
क्योंकि इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण सिग्नल देखिए आप, जो कर्नाटक का है। वहां पर येदियुरप्पा से हाईकमान की अनबन की खबरें लगातार आते रहती हैं, लेकिन उनकी बेहद करीबी शोभा करंडलजे को मंत्री बना दिया गया है इस बार। यानी कि वहां पर भी येदियुरप्पा के साथ एक प्रकार का ट्रुस हो गया है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। तो जो बड़ी सुर्खियों वाले नाम हैं वो जाहिर है कि नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, इस प्रकार के लोग हैं जो कि कैबिनेट लेवल पे आए हैं। आरसीपी सिंह जो जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं, उनका बिहार से आना, वो एक एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, वो बड़ा अहम है। आरके सिंह का प्रमोशन, यानी कि ये लोग जो कि सरकार में जुट करके काम करें, जिनका एक टेक्नोक्रेटिक एक्सपीरियंस है, उन पर फोकस है। लेकिन दूसरी तरफ मीनाक्षी लेखी या हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन और लेखी का एंट्रेंस, ये दिल्ली और पंजाब में एक सिग्नलिंग के लिए है। तो इस पूरी कवायद को अगर संक्षेप में समझा जाए तो एक ही बात है, वो है गवर्नेंस से कम ताल्लुक, पॉलिटिकल सिग्नलिंग और चुनाव जीतने के गणित का ज्यादा ध्यान रखा गया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये लेजिटिमेट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो अभी चर्चा में रहेगा, जो शॉकर है, वो ये है कि जिन मंत्रियों को निकाला गया है उसकी कसौटी क्या है। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन की अकेले की गलती थी? दरअसल मुझे तो याद आता है कि शुरुआती दिनों में डिलीजेंटली वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अचानक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कम हो गई और फिर बंद हो गई, यदा कदा आने लगे। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा डिजास्टर था जिसमें किसी एक मंत्री को जिम्मेदार ठहराना या उसको निकाल करके ये सिग्नलिंग करना कि हम अब इंश्योरेंस कवर में आ गए और जो शीर्ष नेतृत्व है सरकार का, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया इस इंश्योरेंस कवर में, ये भी थोड़ा सा चालाकी कहिए या नादानी कहिए, यह बात जल्दी से सबको हजम नहीं होगी। तो जैसा हमने शुरू में जिक्र किया कि इसमें गठजोड़ के प्रति इनका प्यार वापस लौटा है, ये एक ध्यान देने की बात है। भविष्य में और छोटी पार्टियों को सिग्नलिंग की कोशिश है कि अब हम गुड बिहेवियर में आ जाएंगे वापस। पिछले दिनों में जो हम अश्वमेध का घोड़ा लेकर के निकले थे, उसको हम रिटर्न करा रहे हैं और एकोमोडेट कर रहे हैं एलाइज को। नीतीश कुमार का बदला है, उसके लिए अंग्रेजी शब्द है पोएटिक जस्टिस। जो उन्होंने किया है, जो हम पिछले दिनों में मानते थे कि सीनियर पार्टनर कौन, जूनियर पार्टनर कौन, तो नीतीश बता रहे हैं कि आप मुझसे डील करिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन शर्तें लागू हैं। और ये बड़ा अहम है और हमेशा इस रिलेशनशिप को समझने पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। पशुपति पारस भी केयर ऑफ जेडीयू नीतीश बाबू ही उसको गिनना चाहिए। तो इस विस्तार का लब्बो लुआब ये है कि एकोमोडेटिव हो रहे हैं, वोटर एक्सपांशन की चिंता है, क्योंकि इतनी इनकम्बेंसी के बाद आप कहीं ना कहीं लूज कर सकते हैं। तो नए ग्राहक, नया जनाधार कैसे ढूंढा जाए, इसका प्रयास है। और नवागंतुकों को दूसरी पार्टी से इनविटेशन क्लियर है और जो बड़े राज्य हैं वहां पर ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि वहां लोकसभा की सीटें भी ज्यादा है। इसका गवर्नेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर तो हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिनको परफॉर्मेंस के नाम पर हटाया गया है वो बात आज पता चली क्या, और अगर पहले से मालूम था तो इंतजार क्या कर रहे थे हटाने के लिए। अगर गवर्नेंस पर फोकस होता तो ये काम पहले कर लेना चाहिए। जाहिर है कि एक प्रोजेक्शन होता है, एक परसेप्शन होता है, और वो ये भी है कि ये सरकार बड़ी सेंट्रलाइज्ड है, और चूंकि सेंट्रलाइज्ड है तो इन मंत्रियों के आने जाने पर हम जो एनालिसिस करते हैं कि ये अहम आ गए, इससे ये फर्क पड़ जाएगा, इससे वो सिग्नल हो जाएगा, दरअसल इनको खुद मुख्तारी कितनी है और ये सरकार एक टीम के तौर पर कितना डिसेंट्रलाइज करेगी अपने आप को, ये सवाल आखिर में हम छोड़े जाते हैं, जिसका प्रदर्शन हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म से अगर चलता है तो इतने सारे इंडिविजुअल्स से क्या कोई गवर्नेंस बदल जाएगी, यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है।